लास्ट क्लास में आपको आयतन के बारे में बताया गया कि आयतन होता क्या है। तो आयतन के बारे में सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, कोई भी ठोस आकृति कहने का मतलब हुआ सॉलिड शेप, जिसे आप 3D शेप भी कहते हो, 3D आकृति जो हवा में कुछ स्थान घेरती है। तो आप कहते हो कोई भी ठोस आकृति हवा में स्थान घेरेगी। अब हवा में जितना भी स्थान घेरती है, वही स्थान के मेजरमेंट को, उसको आप अगर मेजर करते हो, मापते हो, तो वही उसका आयतन कहलाता है। तो पहला चीज ये समझ में आया, कोई भी 3D या ठोस आकृति जितना भी स्थान घेरती है वही उसका आयतन कहलाए। अब अगर उसको मेजर जब करेंगे तो किसी भी चीज को मापने के लिए इकाइयों की जरूरत पड़ती है, यूनिट्स की जरूरत पड़ती है ना। तो किसी भी चीज के आयतन को आप अगर मेजर करते हैं तो उसकी इकाइयां घन इकाई होती है, यानी क्यूबिक यूनिट होते हैं। क्यूबिक यूनिट करने का क्या मतलब हुआ, किसी भी चीज का आयतन आप लिखते हो मीटर क्यूब में, या सेंटीमीटर क्यूब में, या मिलीमीटर क्यूब में। ज्यादातर यही सारे इकाइयों को यूज करते हैं, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। क्यूब लगाते हैं, घन लगाते हैं आयतन को मेजर करने के लिए। अगर किसी चीज का आयतन अगर 15 आपने लिखा, तो 15 मीटर स्क्वायर लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल का इकाई हो गया। आपको लिखना पड़ेगा 15 मीटर क्यूब, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताया गया था कि अगर मीटर क्यूब दिया रहेगा तो आप उसे सेंटीमीटर क्यूब में कैसे बदलोगे, सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में कैसे बदलोगे, मिलीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब, या मिलीमीटर क्यूब से डायरेक्ट मीटर क्यूब में बदलना हो तो किस तरीके से हम लोग कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, ये कन्वर्जन सिखाए गए थे। इसके बाद मतलब रूपांतरण। इसके बाद एक चीज और बताया गया था काफी इंपॉर्टेंट, धारिता और आयतन में अंतर। तो धारिता मतलब कोई भी चीज, कोई भी बर्तन अगर खाली है तो उसमें जितना भी लिक्विड, जितना भी हवा भरा जा सकता है, वही उसकी धारिता यानी कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, मान लो अगर एक ग्लास है तो इस ग्लास में जितना भी पानी आ सकता है, उसी के क्वांटिटी को इसका धारिता यानी कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद धारिता की इकाइयों के बारे में बताया गया था। कैपेसिटी को कभी आप जनरली मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में नहीं मेजर करते। मान लो आप अगर मार्केट में जाते होगे किसी भी लिक्विड की, मान लो पेप्सी का बोतल आप सभी ने यूज किया होगा, तो पेप्सी का बोतल में देखोगे तो लीटर लिखा हुआ रहता है या मिलीलीटर लिखा रहता है। तो ये बोला गया था कैपेसिटी को या धारिता को आप लीटर या मिलीलीटर में मेजर करते हो, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जो लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था। जल्दी से, अगर लास्ट क्लास किसी ने नहीं किया था या किया भी था तो जल्दी से नोट कीजिएगा क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट था लास्ट क्लास का। ठीक है। एक चीज ये बताया गया था कि 1 लीटर में, है ना, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, है ना। 1 लीटर में 1000 ml होता है। ठीक है, पहला चीज ये बताया गया था। दूसरा इंपॉर्टेंट एक चीज ये था कि सेंटीमीटर क्यूब और ml एक ही होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है। तो 2 सेंटीमीटर क्यूब 2 ml हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर क्यूब 3 ml हो जाएगा। तो कभी भी सेंटीमीटर क्यूब लिखा जाए या ml लिखा जाए, सेम ही चीज है। ठीक है। एक चीज और बताया गया था कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है ना। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। तो 1000 लीटर का जो टैंक होता है, उस टैंक को 1 मीटर क्यूब भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम और ये धारिता यानी कैपेसिटी की इकाइयों को बदलने का तरीका था। ठीक है, इसमें कोई डाउट है या कोई भी क्वेश्चन अब तक है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, फिर एक और सर क्वेश्चन करेंगे। सर घन मात्रक हाँ बताइए, घन मात्रक आयतन को मेजर करने का इकाई है। होता क्या है? होता क्या, ये बताया तो जा रहा है ना, इकाई होता है। घन मात्रक इकाई होता है ना। जैसे कि आप क्षेत्रफल को, लंबाई को मेजर करते हो, लंबाई को सेंटीमीटर में मेजर करते हो, मीटर में मेजर करते हो, तो ये क्या है, इकाई है ना। अगर एरिया को मेजर करते हो तो एरिया को किस चीज में मेजर करते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मेजर करते हो, ये इकाइयां हैं। तो आयतन को उसी तरीके से वॉल्यूम को मेजर करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब में मेजर करेंगे, इकाई है ना। और ये कहाँ से आया, अगर आपका ये डाउट है कि सेंटीमीटर क्यूब क्यों आता है, मीटर क्यूब क्यों आता है ना, तो ये सारी चीज आज आपको समझ में आ जाएगा कि घन मात्रक क्यों लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, रिकॉल क्वेश्चन। यहां आपसे पूछा जा रहा है कि 10 लीटर को मीटर क्यूब में बदलिए, है ना। तो 10 लीटर को मीटर क्यूब में कैसे बदलोगे, ट्राई कीजिए। लीटर और मीटर क्यूब में डायरेक्ट आपको एक रिलेशन बताया गया था।
चलिए ट्राई कीजिए। लीटर को मीटर क्यूब में कैसे बदलोगे आप? आंसर मीटर क्यूब और लीटर में डायरेक्ट एक रिलेशन आपको बताया गया था, है ना? काफी इंपॉर्टेंट बोला गया था कि 1 मीटर, मैं बता दे रहा हूं, 1 मीटर क्यूब ये 1000 लीटर के बराबर होता है ना? 1 मीटर क्यूब अगर 1000 लीटर के बराबर होता है, तो ये देखिए 10 लीटर कितने मीटर क्यूब के बराबर होगा, है ना? तो ये ट्राई कीजिए। एक मीटर क्यूब अगर 1000 लीटर होता है, तो आप उल्टा भी लिख सकते हो, 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर है। तो 1000 लीटर अगर 1 मीटर क्यूब के बराबर है, तो देखिए 10 लीटर कितने मीटर क्यूब के बराबर है। सर यहाँ पे मीटर क्यूब है, अगर सेंटीमीटर क्यूब होता तो आंसर सेम ही होता ना। नहीं, सेंटीमीटर क्यूब होता तो आंसर बिल्कुल अलग होता ना, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब और लीटर में संबंध अलग है, मीटर क्यूब और लीटर में संबंध अलग है। तो आपको याद करना पड़ेगा, जो भी चार्ट आपको बताया गया था वो चार्ट याद करना। अगर 10 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना होगा, तो आंसर बदलेगा, है ना? तो आपको देखना है किस इकाई को किस इकाई में बदलना है। चलिए सभी लोग आंसर दीजिएगा, जितने भी लोग हो, आंसर सभी को देना है पोल सेक्शन में। दस लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है, सीधे सीधे संबंध है, संबंध में लिख भी दिया हूं। देखिए 1 मीटर अगर 1000 लीटर के बराबर है, तो 10 लीटर कितने मीटर क्यूब के बराबर होगा? चलिए 20 सेकेंड्स और रुकते हैं, फिर इसको एंड करके डिस्कस किया जाएगा। 20 सेकेंड और रुकेंगे। फिफ्टीन सेकेंड्स, 15 सेकेंड और, 15 सेकेंड और रुकेंगे। 10 सेकेंड और रुकेंगे, ठीक है? 10 सेकेंड और। आखिरी 5 सेकेंड्स और है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। चलिए, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। अब यहां पर बोला गया है कि 10 लीटर को मीटर क्यूब में बदलिए। अगर ये चीज मैं लिख दिया, अब तो क्वेश्चन काफी आसान हो गया। आपको यही अगर पता है कि 1 मीटर क्यूब और लीटर में क्या संबंध है, अगर आपको ये पता है कि 1 मीटर क्यूब को ही 1000 लीटर कहते हैं, तो आप इसको उल्टा भी करके लिख सकते हो कि 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर होगा। तो 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर अगर आपने लिख लिया, अगर 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर है, तो 1 लीटर कितने मीटर क्यूब के बराबर है? तो 1 लीटर 1/1000 मीटर क्यूब के बराबर है ना? ये कैसे किया? आप कहते हो कि मान लो अगर 20 पेन का 20 पेन का दाम कितना है? मान लो 100 रुपए है, तो एक पेन का दाम कितना हो जाएगा? आप एक पेन का दाम कैसे कैलकुलेट करते हो? 100 में 20 से डिवाइड लगा देते हो, 100 में 20 से भाग लगा देते हो। उसी तरीके से किया कि 1000 लीटर अगर 1 मीटर क्यूब के बराबर है, तो 1 लीटर 1/1000 मीटर क्यूब के बराबर होगा, ठीक है? अब मैं पूछ रहा हूँ 10 लीटर की बात की जा रही है, 10 लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा?
तो इसी में 1/1000 में आप 10 से गुना कर दोगे, है ना, 10 से गुना कर दोगे, यही मीटर क्यूब आ जाएगा। क्योंकि मैं आपसे मान लो कह रहा हूं कि एक पेन का दाम अगर 100/20 आया तो 4 पेन का दाम कितना आ जाएगा। अब 4 पेन का दाम निकालने के लिए आप क्या करोगे, 100/20 में 4 से आप गुना कर दोगे, है ना। तो यहां से सोल्व करते हो तो आपका आंसर आ जाता है 20 रुपए, है ना। उसी तरीके से यहां भी किया, तो इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0 से 0 कटा, यहां मिला 1/100 मीटर क्यूब, ठीक है। अब 1/100 को आप क्या लिखते हो, अगर 1/100 लिखा हुआ है तो यहाँ पर देखो 2 शून्य है नीचे में 2 0 अगर है तो ऊपर में हम क्या लिखेंगे 0.01, मतलब डेसिमल के बाद 2 अंक आएंगे, 2 डिजिट आएंगे, तो 0.01। तो यानी हम कह सकते हैं 1/100 मीटर क्यूब कहने का मतलब 0.01 मीटर क्यूब होगा, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, ठीक है। इस तरीके से किया, इतना क्लियर है, ये समझ में आ गया तो बताइए। इसमें कहीं पर भी डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर कोई भी डाउट नहीं है। सर बटे में 1 लगाना जरूरी है? बट्टा में 1 कहाँ लगाया है, बट्टा में तो 1 कहीं नहीं लगाया है, बट्टा में 1 कहाँ लगाया है, कहीं नहीं लगा हुआ है बट्टा में 1। अच्छा, डी ऑप्शन नहीं हो सकता ना, यहाँ पर देखो 1/100 आ रहा है ना, 1/100 को आप क्या लिखते हो 0.01 लिखोगे ना, ऑप्शन डी कैसे आएगा। क्योंकि वहाँ पे 1000 होना चाहिए, फिर वो 10,000 एक शून्य तो कट गया ना, एक शून्य कट गया, 1/100 बच रहा है। अगर मान लो इस तरीके से आता 1/1000 आता आपका, 1/1000 आता तब आप लिखते 0.001, है ना, 2 शून्य आता, ठीक है, 0.01001 तब लिखते जब 1000 आता। मतलब यहाँ पर देखो अगर 3 शून्य आते तब देख, अच्छा ठीक है, माइक बंद रखिए, माइक बंद रखिए, मैं फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए फिर से समझिए, ठीक है, ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं। यहां तक आपको समझ में आया कि 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है, बस ऊपर वाले चीज को उल्टा करके लिख दिया। अब यहां से आप बोलोगे 1 लीटर कितने के बराबर हो जाएगा, 1/1000 लिख दिया, 1/1000 मीटर क्यूब लिख दिया, ठीक। अब 1 लीटर अगर इतने के बराबर है तो 2 लीटर कितना हो जाएगा, इसी में 2 से गुना कर दोगे। 3 लीटर की बात करी जाओगे तो इसमें 3 से गुना कर दोगे, 4 लीटर करोगे तो इसमें 4 से गुना करोगे, तो 10 लीटर की बात कर रहे हैं तो इसमें 10 से गुना कर दो। तो 1/1000 में मैं बस 10 से गुना कर दे रहा हूँ। अब 10 से जैसे ही गुना करोगे 1 शून्य तो हमारा कट जा रहा है ना, 1 शून्य जैसे ही कटा तो बच रहा है 1/100, ठीक है। 1/100 कहने का मतलब 0.01 मीटर क्यूब होगा, है ना, इसलिए हमारा ऑप्शन भी सही उत्तर था। हाँ रिपीट तो कर दिया ना, ठीक है, समझ में आ गया, चलिए ठीक है। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। आज तो आज हमें क्या पढ़ना है, आज हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे, घनाभ के आयतन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए घनाभ के बारे में अब तक आपने क्या क्या पढ़ा, घनाभ के बारे में आपने एरिया के बारे में पढ़ा, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, और 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाया गया था आपको, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया। तो 2 फॉर्मूला अभी तक आपने पढ़ा है, टीएसए के लिए और एलएसए के लिए, लेकिन ये दोनों ही देखिए ध्यान से, तो ये दोनों ही एरिया की बातें करती है, क्षेत्रफल की बातें करती है। तो आज हम लोग वॉल्यूम के बारे में देखेंगे कि वॉल्यूम घनाभ का क्या होता है, आयतन क्या होता है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है। चलिए अब कोई भी आकृति, किसी भी चीज का आयतन पूछा जाए तो आप क्या करोगे, अगर कोई सॉलिड शेप है, कोई भी 3D शेप है, तो आपको ये तो पता है कि घनाभ क्या है, 3D शेप है, आपको त्रिविमीय आकृति पढ़ाते वक्त भी बताया गया था, इसमें एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। तो कोई भी त्रिविमीय आकृति 3D शेप या ठोस आकृति जितना भी स्थान घेरेगी, मतलब हवा में जितना स्थान घेरेगी, अगर क्षेत्र की बात की जा रही है तो यहाँ पे क्षेत्र कैसा क्षेत्र की बात की जा रही है, जितना भी हवा में वो स्थान घेर रही है तो उसी स्थान को उसका आयतन कहते हैं, घनाभ का आयतन कहते हैं। मान लो आपका जो बुक है, ठीक है, आपका एक जो बुक है, इसको आपने अपने टेबल पर रख दिया, तो टेबल पर जो स्थान वो घेर रही है, ध्यान से सुनिएगा अंतर क्या होता है, टेबल पर जो स्थान घेर रही है वह तो एक क्षेत्रफल घेर रही होगी, लेकिन इस बुक का एक मोटाई भी है ना, इस बुक का एक मोटाई भी है, तो इस मोटाई होने के कारण वो हवा में भी एक स्थान घेर रही है। तो इस हवा में जो स्थान घेर रही है कोई भी ठोस वस्तु, अच्छा माइक आप बंद रखिए, चैट सेक्शन में लिख दिया करो, ठीक है, जब भी माइक ऑन करते हो पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है ना, इसलिए कहा जाता है कि आपको चैट सेक्शन में लिखना है, ठीक है।
तो यही बोला जा रहा है, कोई भी 3D शेप या कोई भी ठोस आकृति हवा में स्थान घेरती है, जितना भी स्थान वो घेरेगी उसी स्थान को उसका आयतन कहेंगे। तो घनाभ भी क्या है, ठोस आकृति है, 3D शेप है, इसमें एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। जैसा कि आपका बुक है, आपका किताब क्या है, एक घनाभ की आकृति का होता है, तो एक हवा में स्थान घेरती है क्योंकि इसमें एक मोटाई है, तो जो भी स्थान वो घेरती है वही उसका आयतन कहलाएगा। ठीक है, अब आयतन कैलकुलेट करते हैं कैसे। तो क्वेश्चन उठता है कि आयतन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा किसी घनाभ का तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, कोई भी आकृति, ठोस आकृति की बात कर रहा हूं, जब भी आकृति बोल रहा हूं तो ठोस आकृति की बात की जा रही है। कोई भी ठोस आकृति को अगर आप देखो, मान लो जैसे आप घनाभ को देख रहे हो, इसके आधार को आप देखो, है ना, इसका आधार और इसका ऊपरी भाग, ये वाला भाग, जिसे मैं इन दोनों को लाल कलर से रंग रहा हूं, आप ये बताइए इसका जो आधार है और इसका जो छत है बिल्कुल सेम है या नहीं है, बिल्कुल एक जैसा है या नहीं, हाँ या ना, ये बताइएगा। छत और आधार बिल्कुल एक जैसा है या नहीं। तो यहां पर से एक चीज समझ में आता है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी ठोस आकृति अगर आपके सामने ऐसा हो, कोई भी 3D शेप आपके सामने ऐसा हो जिसका आधार और छत बिल्कुल एक जैसा हो, तो उसके आयतन का एक फॉर्मूला होता है, उसके आयतन को कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है, आधार के क्षेत्रफल में उसकी ऊंचाई से गुना कर देते हैं, आधार के क्षेत्रफल में उसकी ऊंचाई से गुना कर देते हैं, आ जाएगा घनाभ का आयतन। ठीक है, अब बोलोगे घनाभ का आयतन के लिए फॉर्मूला के लिए अब हम ऐसा तो लिख सकते हैं ना, मान लो ये घनाभ है, तो इसके आधार को आप देखोगे तो आधार में एक आयत दिखेगा आपको, एक रेक्टेंगल दिखेगा। यस सर। इस रेक्टेंगल की एक लंबाई होगी, ठीक है, एक लंबाई होगी, इसकी एक चौड़ाई भी होगी, है ना, इसकी एक चौड़ाई होगी। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा, और आयत का क्षेत्रफल आपने पढ़ा है लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर आधार के क्षेत्रफल को मैं लिख दिया लंबाई गुना चौड़ाई, बस एल भी लिख दिया। ठीक है, अब इसी में गुना क्या करना है, इसकी ऊंचाई से गुना करोगे, तो यह हमारे पास ऊंचाई है जिसे आप एच लिखते हो, है ना। तो ऐसे आप गुना करोगे एल इंटू बी इंटू एच, तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है, किसी भी घनाभ का आयतन वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच। अब एल बी एच लिखने का क्या मतलब हुआ, एल बी एच लिखने का मतलब हुआ एल इंटू बी इंटू एच, तीनों को गुना कर दिया, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो कभी भी आपसे किसी घनाभ का आयतन पूछा जाए तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना कर दोगे। क्लियर है, क्या किया, आधार का क्षेत्रफल में बस ऊंचाई से गुना कर दिया, और आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई कहां कहां पर काम करेगा, ये फॉर्मूला वहां सभी जगह लगेगी जहां पर भी आधार और छत बिल्कुल एक जैसे होंगे। चलिए अब देखिए, काफी बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर जब आयतन को कैलकुलेट करते हैं तो घन मात्रक क्यों लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिखते हैं। अब मान लो आपको दिया गया लंबाई, अब आपको समझ में आ जाएगा, लंबाई दिया गया सेंटीमीटर में, चौड़ाई दिया गया आपको सेंटीमीटर में, और घनाभ का ऊंचाई भी दिया गया सेंटीमीटर में। अब यहां से आप वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, एल इंटू बी इंटू एच करोगे। अब आपको ये पता है कि लंबाई भी हमारा सेंटीमीटर में है, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में है, ऊंचाई भी सेंटीमीटर में है, और ये सेंटीमीटर 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 3 बार जब गुना होगी तो ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, है ना। तो इसलिए किसी भी चीज का आयतन जब कैलकुलेट करते हैं तो घन मात्रक लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं। अब क्लियर हुआ कि सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिखते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, तो कभी भी आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देके, हाँ रितु पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। सर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तो एरिया में भी दी हुई थी, पर हम वहां तो स्क्वायर ही लिख रहे थे। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई थी वहां पर भी, लेकिन आपसे पूछा जा रहा था पृष्ठों का क्षेत्रफल। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस डब्बे पे आपको एक कागज लगाना है यहां पर, तो यहां पर अगर कागज चिपकाओगे तो आप इसके क्षेत्रफल पे, एरिया पे कागज चिपकाओगे, इसके अंदर के भाग पे कागज नहीं चिपकाओगे, है ना। इसमें मान लो ये बर्तन है, इसमें जब पानी भरोगे तो इस सरफेस पे पानी भरोगे या इसके अंदर भरोगे, ये बताइए। पानी जब भरेंगे तो अंदर भरेंगे, है ना, बर्तन के अंदर जहां पर वो खाली है। तो जब पानी भरेंगे तो आयतन की बात होगी, जब उस पर कागज चिपकाना हो तो कागज चिपकाएंगे तो उसके सरफेस पे चिपकाएंगे, तो उसके पृष्ठ पे चिपकाएंगे। तो वहां पर एरिया कैलकुलेट कर रहे थे, वहां पर बोला जा रहा था कि टीएसए कैलकुलेट कीजिए, टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कीजिए। तो एरिया कैलकुलेट करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर लिखेंगे, जब आयतन कैलकुलेट कर रहे हैं तो मीटर क्यूब लिख रहे हैं। क्लियर है, यस सर। ठीक है।
जब वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा तब सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो दी ही जाएगी, तभी आप टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या वॉल्यूम, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ही दी जाएगी। ठीक है, आपको ये देखना होगा कि आपको निकालना क्या है। ठीक है, चलिए मान लो आपसे क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कि आयतन निकालिए, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग बताइएगा। मैं आपको बोल रहा हूं कि एक घनाभाकार बर्तन है या टंकी है, उसकी लंबाई दी गई है 2 मीटर, चौड़ाई दी गई है 3 मीटर, ऊंचाई दी गई है 5 मीटर। इसमें कितना पानी आ सकता है? ठीक है, इसमें कितना पानी आ सकता है? तो आप क्या करोगे, इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करोगे या फिर इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे? ये बताइए, वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे या सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे? बस इतना बताइए। सरफेस एरिया आई थिंक। वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। जब एरिया कैलकुलेट करोगे तो ये नहीं पता चलेगा इसमें कितना पानी आ पाएगा। तो पानी जब पूछा जाए कि पानी कितना आ पाएगा, तो इसके वॉल्यूम में आएगा, इसके आयतन में आएगा, जितना भी स्थान ही घेर रही है ना उस स्थान पे आएगा। एरिया की बात आप कब करोगे, मान लो इस पर कागज चिपकाना हो तो आपसे पूछा जाएगा इस पर कितना कागज चिपकेगा, तब आप कहोगे इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, इसके इसमें हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। समझ में आया? चलिए ठीक है, तो जो भी अभी पढ़ाया गया आपको वही फॉर्मूला यहाँ पर लिखे गए हैं, है ना। तो आपको बोला गया किसी भी घनाभ का आयतन क्या होता है, उसके आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देते हैं, यानी आधार का क्षेत्रफल क्या हुआ, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी L इंटू बी इंटू एच। और यहाँ पर घन मात्रक के साथ लिखा हुआ है, कभी भी इकाई जो होगा घन मात्रक में होगा, यानी वॉल्यूम होगा एल बी एच के बराबर होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी जाएगी तो आप वॉल्यूम बता सकते हो, आयतन बता सकते हो। अच्छा देखिए, एक चीज ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि हमेशा आपसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देके वॉल्यूम पूछा जाए, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। मान लो किसी घन का लंबाई दिया गया 2 मीटर, चौड़ाई दे दिया गया 1 मीटर, और बोला जा रहा है कि इसका जो आयतन है, वॉल्यूम जो है वो है हमारे पास 12 मीटर क्यूब। तो इसकी ऊंचाई बताइए, इसकी ऊंचाई बताइए। ऊंचाई आप कैसे कैलकुलेट करोगे ये बताइए, चैट सेक्शन में ही आंसर दीजिए, ऊंचाई कितना होगा। तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे। आप बोलोगे सर आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है वो L इंटू बी इंटू एच होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है, और इसी का मान दे रखा है 12 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर लिख दिया 12 मीटर क्यूब, है ना। अब सभी के जो जो भी मान दिए गए उसके मान रख दो, तो L के जगह पर 2 रखोगे, B के जगह पर 1 रखोगे, और H के जगह पर नहीं पता तो H ही लिख देते हैं, और ये 12 के बराबर है। यहां से सोल्व करोगे तो आपको H का मान मिल जाएगा 6 मीटर, है ना। यहां से सोल्व करोगे तो ऊंचाई 6 मीटर आ जाएगी। ये क्लियर है सभी का? तो दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देके आयतन पूछा जा सकता है, या आयतन लंबाई चौड़ाई देके ऊंचाई पूछी जा सकती है, आयतन लंबाई और ऊंचाई देके चौड़ाई पूछी जा सकती है, या कभी लंबाई पूछी जा सकती है ना, कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए, तो एक क्वेश्चन है आपके साथ, आपके लिए पहला क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाना है। ठीक है, इसकी लंबाई, गड्ढे की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, और गहराई दे रखी है। तो गहराई को आप क्या कहते हो, किसी भी गड्ढे का या किसी टैंक का जो गहराई होता है वही उसकी ऊंचाई हो जाती है ना। तो आप कह सकते हो लंबाई दिया गया है 8 मीटर, ठीक है, चौड़ाई दिया गया है 6 मीटर, और ऊंचाई यानी गहराई कुछ भी कह लो 3 मीटर के बराबर है। अब बोला जा रहा है ऐसे गड्ढा खुदवाने के लिए 1 मीटर क्यूब रेट दिया गया, दर दिया गया है 1 मीटर क्यूब प्रति रुपए प्रति मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब अगर गड्ढा करवाते हैं तो इसका रेट लगता है, खर्च होता है 30 रुपए। तो आपसे पूछा जा रहा है इस पूरे गड्ढे को करवाने के लिए कितना खर्च आएगा। ठीक है, टोटल खर्च आपसे पूछा जा रहा है, ट्राई कीजिए। देखिए क्या होगा आपका आंसर। 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा यानी ऊंचा। गहरा इसलिए लिखा जाता है कि जब गड्ढा करते हैं हम लोग तो ग्राउंड से नीचे जाते हैं, ऊंचाई नहीं बढ़ती। ठीक है, लेकिन अगर घनाभ की बात करें तो वही उसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो जो गहराई होगी वही ऊंचाई हो जाएगी। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है, तो यहां से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, आयतन निकाल सकते हैं।
ठीक है, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए सभी लोग ट्राई कीजिए और पोल सेक्शन में सभी के आंसर आने चाहिए। काफी आसान सा है, यहाँ पर आयतन आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको आयतन पता चल गया, गड्ढे का आयतन पता चल गया कि गड्ढे का आयतन इतना है, वॉल्यूम इतना है। अब देखो 1 मीटर क्यूब का खर्च 30 रुपए है, तो टोटल वॉल्यूम का खर्च कितना आएगा, है ना। टोटल वॉल्यूम में 30 से गुना करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो किसी घनाभ का आयतन का फॉर्मूला भी आपको बताया गया आगे। चलिए 20 सेकेंड्स और रुकेंगे हम, 20 सेकेंड और रुकेंगे, फिर एंड करके डिस्कस करेंगे। 15 सेकेंड और। आखिरी 10 सेकेंड्स और, 10 सेकेंड। 5 सेकेंड, ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। चलिए अब समझते हैं। वैसे एक अच्छी बात यह है कि जितने भी बच्चों का आंसर आया है, सिर्फ 2 आंसर छोड़ के बाकी सभी के आंसर सही है। और यहाँ पर चैट सेक्शन में मैक्सिमम लोग बी लिख रहे हो, मतलब आप सभी को पता है बी ही आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है गड्ढे का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है, LBH दिया गया है। तो सीधे सीधे गड्ढे का आयतन कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। आयतन क्या होगा, इस गड्ढे का जो आयतन होगा, इसका आयतन होगा L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी इंटू एच क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बोला गया है कि ये घनाभ के आकृति का है, क्यूबॉइडिकल, है ना। क्यूबॉइड का वॉल्यूम या आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसमें सभी के मान रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 3 मीटर, और ये सभी मीटर में है। तो यहां पर मैं ये भी लिख सकता हूँ 8 इंटू 6 इंटू 3 मीटर क्यूब, घन मीटर, है ना। तो घन मीटर में आएगा। और इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 इंटू 3 हुआ 18, है ना। 18 इंटू 8 कितना होता है, 18 इंटू 8 144 होता है। 144 मीटर क्यूब आया हमारे पास। ठीक है, तो 144 मीटर क्यूब क्या आया, गड्ढे का आयतन आया। ठीक है, अब यहां पर साफ क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 मीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब कहने का क्या मतलब हुआ, 1 मीटर क्यूब गड्ढा करने का खर्च होता है 30 रुपए। तो 1 मीटर क्यूब गड्ढा करने का अगर खर्च है 30 रुपए, तो आप ये बताइए 144 मीटर क्यूब गड्ढा करने का खर्च कितना आएगा। 30 में 144 से गुना कर दोगे, सीधे सीधे गुना कर देंगे, और गुना करोगे तो आपको मिल जाएगा 4320 रुपए, है ना। तो यहां से पता चल रहा है ऐसा अगर गड्ढा करना है तो 4320 रुपए खर्च होंगे, है ना। तो इसलिए हमारा ऑप्शन भी सही उत्तर था। ये क्लियर है सभी का, इतना क्लियर है। ठीक है, अच्छा चैट सेक्शन में लिखना है आपको। ठीक है, जो भी चीज लिखना है, जो भी बताना है, चैट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि एक घनाभाकार टंकी है, पानी की टंकी है, इसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई दी गई है। फिर से वही बात है, लंबाई दी गई है 6 मीटर, चौड़ाई दी गई है 5 मीटर, और गहराई, टंकी की गहराई कहने का मतलब क्या हुआ, टंकी की ऊंचाई दिया गया है 4.5 मीटर। तीनों चीज दिया गया। ठीक है, अब बोला जा रहा है इसमें कितना पानी आ सकता है ना। तो पानी पूछा जा रहा है कितना पानी आ सकता है, और लीटर में पूछा जा रहा है ना। आप इसका जब वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो मीटर क्यूब में आएगा, तो आप मीटर क्यूब में कैलकुलेट करोगे, फिर उसे लीटर में कन्वर्ट कर दोगे, है ना। तो देखिए क्या होगा, ट्राई कीजिए। क्योंकि जब पूछा जा रहा है टंकी में कितना पानी आ सकता है, तो यहां पर धारिता की बात चल रही है।
कैपेसिटी ऑफ टैंक पूछा जा रहा है, कितना पानी आ सकता है। तो आप देखिए कितना लीटर पानी आ सकता है, पूछा जा रहा है कि लीटर में बताइए। तो आपका जो भी आयतन आएगा उसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा। और एक चीज काफी आसान सा क्वेश्चन में दे रखा है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। जनरली आपके एग्जाम में ये नहीं दिया रहेगा, तो आपके एग्जाम में हो सकता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, ये चीज नहीं दिया रहेगा, ये आपको सीधे याद होना चाहिए, है ना। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं ये तो सीधे सीधे आपको याद होना चाहिए। वैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है, आपके लिए काफी आसान है। देखिए कितना पानी आ सकता है। पहले तो आप वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे। जब भी आपसे बोला जाए किसी भी बर्तन की, टंकी की, पानी के बारे में पूछा जाए कितना पानी होल्ड कर सकता है, तो ये धारिता की बात आ गई। धारिता मतलब आयतन की बात आ गई। तो आपको समझ जाना है, आयतन वाला फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्वेश्चन में लिख के नहीं दिया जाएगा आपके एग्जाम में, है ना, कि पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको खुद दिमाग लगाना होगा, या पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करे या आयतन कैलकुलेट करे, है ना। ठीक है निमिषा, आपका बिल्कुल आंसर सही है, वेरी गुड। ठीक है, सर मेरा जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है। तो हमेशा आपको बोला जाता है, जब भी आपको ऐसा लगे कि जो मैं सोल्व कर रही हूँ ये ऑप्शन में नहीं है, तो आप चैट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, फिर देखते हैं कि ये चारों में से कोई एक आंसर है या चारों के चारों गलत है। अगर ये चारों नहीं होंगे तो फिर मैं भी सॉल्व करूंगा, तो कहूंगा ये चारों गलत है ना। देखते हैं कौन कहाँ करें? सर आंसर तो आ रहा है बट सर मेरा आंसर 0.135 आ रहा है। तो सर पॉइंट से पहले सबसे एक जीरो है तो वो सबसे जीरो पहले सबसे पहले तो ये बात 0.135 कभी नहीं बोला जाता, आपको बोलना पड़ेगा 0.135। ठीक है, पहले तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है। हाँ, और क्या बोल रहे थे आप? तो सर यस सर मेरा आंसर तो आ गया, सी है हाँ ऑप्शन। ठीक है, हाँ आंसर इसी में से है। अच्छा, आंसर बताना नहीं था। ठीक है, आंसर बताना नहीं है, अभी पोल सेक्शन अभी चल रहा है। यस सर, इसको सॉल्व करने पर इसके इन ऑप्शंस में से ही आंसर आ रहा है। ठीक है, अब माइक बंद रखना है। ठीक है, ट्राई कीजिए, जिसको भी सोल्व करना है ट्राई कीजिए। पोल एंड करके फिर मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो अगर आप कोई गलती भी कर रहे होगे ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ पर गलतियां कर रहे हो। राइट है या रॉन्ग चेक कहाँ करें? क्या बोल रहे हो भारती, आप फिर से बताओ। आंसर राइट है या रॉन्ग है, वो चेक कहाँ करें? अच्छा, चेक करने के लिए हर क्वेश्चन को आप चेक नहीं कर सकते, है ना। ओके सर। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, 10 सेकंड और रुकेंगे। ठीक है, 10 सेकंड में पोल को एंड करके डिस्कस करते हैं। 5 सेकंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। चलिए, अब समझते हैं। देखिए, यहां पर बोला जा रहा है एक घनावाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, है ना। ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, लंबाई दी गई है टंकी की 6 मीटर, तो हम लिख देते हैं 6 L बराबर 6 मीटर। चौड़ाई दी गई है 5 मीटर, तो मैं लिख दे रहा हूं B बराबर 5 मीटर। ठीक है, गहराई यानी ऊंचाई, तो H का मान दे रखा है 4.5 मीटर। ठीक है, अब यहां से हम आयतन तो कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो टंकी का आयतन कैलकुलेट करेंगे, टंकी जितना भी स्थान ले रही होगी, है ना। तो टंकी का अगर आयतन आप कैलकुलेट करोगे तो टंकी कैसा है,
आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि घनाभ की आकृति का है, तो सीधे सीधे आप बोलोगे घनाभ का आयतन कैलकुलेट करना है। टंकी का आयतन क्या होगा, जो भी घनाभ का आयतन होगा, और इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब लंबाई के जगह पर 6 लिखोगे, चौड़ाई के जगह पर 5 लिखोगे, और ऊंचाई के जगह पर 4.5 लिखोगे। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 गुना 5 करोगे तो 30 मिलेगा। ठीक है, 30 गुना 4.5, ठीक है, 30 गुना 4.5। अब इसको गुना करो, मान लो मैं सिर्फ 45 को 3 से गुना करूं, तो 45 को 3 से जब गुना करोगे तो आपको मिल जाएगा 135। ठीक है, तो 45 को अगर मैं 30 से गुना करूं, ध्यान दीजिएगा, 45 को अगर मैं 30 से गुना करूं तो यहां से मिलेगा 1350, 1350। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1350। ठीक है, ये सही है क्या, अभी भी एक गलती है। यस सर, एक गलती, क्योंकि पॉइंट है ना वहाँ पे, तो पॉइंट के बाद तो जीरो हट जाएगा। 4.5 है, 4.5 है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहां भी हम एक पॉइंट लगाएंगे यहां पर। ठीक है, अब आएगा 135.0, तो यहां से हमें मिला 135 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, 135 मीटर क्यूब टंकी का आयतन। ठीक है, अभी भी ये हमारा आंसर नहीं है ना, 135 मीटर क्यूब तो देखो मीटर क्यूब में आया है, जबकि पूछा जा रहा है टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है। आपको ये बताया गया था कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 2 मीटर क्यूब में 2000 होंगे, 3 मीटर में 3000 होंगे, 4 मीटर में 4000 होंगे, है ना। इसी तरीके से 135 मीटर क्यूब में क्या होगा, 135 मीटर क्यूब में क्या हो जाएगा, 1000 से गुना कर दोगे, 1000 गुना 135 कर दोगे, तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा, 135 के बाद 3 जीरो और आ जाएंगे, है ना, 3 जीरो आ जाएंगे, इतना लीटर, है ना। तो ये टंकी काफी बड़ी सी है, 1,35,000 लीटर पानी आ सकता है ना, 1,35,000। तो ऑप्शन कौन, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अब समझ में आया, कितना क्लियर है। यस सर। ठीक है, इसमें अब कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर डाउट नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। सर इसको बटे में नहीं कर सकते थे। ठीक है, हाँ, मंजू के नाम से जो बच्चे, कोई डाउट है क्या आपका। ठीक है, सारी चीज समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हमें क्या पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम के बारे में तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा क्या, घन का आयतन क्या होगा। जिस तरीके से घनाभ में आपको बताया गया, घनाभ जितना भी हवा में स्थान घेरती है वही घन का, वही उसका आयतन होता है। तो इसी तरीके से घन जितना भी स्थान घेरेगी वही उसका आयतन होगा। कोई भी घन जितना भी स्थान घेरेगी हवा में वही उसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ y या n, यस या नो लिख के बताइएगा, जो भी मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा सिर्फ इतना बताइए मुझे कि इस घन का, इस आधार को आप अगर देखो, है ना, ये आधार है, नीचे वाला भाग है, और अब मैं इसके ऊपर वाले भाग को रंग रहा हूं। ठीक है, ये दोनों भाग बिल्कुल एक जैसे हैं या नहीं, हाँ या ना, बिल्कुल एक जैसे हैं या नहीं। तो आप बोलोगे सर छत और आधार बिल्कुल एक जैसे हैं, तो याद कर लीजिए, अपने मन में बैठा लीजिए कि कोई भी ठोस आकृति अगर ऐसा है कि जिसका आधार और छत बिल्कुल एक जैसा है, ये कंडीशन है ना, अगर दोनों ही एक जैसे हैं तो सीधे सीधे हम क्या कहेंगे, इसका क्षेत्रफल, ठीक है, सॉरी एरिया, वॉल्यूम, है ना, आयतन, इसका जो आयतन होगा, आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल। ये हमेशा आप अप्लाई कर सकते हो, यहीं से फॉर्मूला आता है, आधार का क्षेत्रफल। फॉर्मूला तो आप सभी को पता भी होगा, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि फॉर्मूला आया कहां से, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर दोगे। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आप बोलोगे सर इसका जो आधार है वो तो एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, जिसकी एक भुजा a के बराबर है ना, इसकी एक भुजा a के बराबर है और यह एक वर्ग है ना। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आप क्या कहते हो, घन में घन, ऐसा घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी के सभी बराबर होती है, सभी a के बराबर होती है। ठीक है, तो सिर्फ आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अगर मैं सिर्फ इतने भाग को लिखूं आधार का क्षेत्रफल, तो वो a स्क्वायर के बराबर होगा, इतना क्लियर है। वर्ग का क्षेत्रफल होगा, है ना, a स्क्वायर के बराबर, और इसमें ऊंचाई से हमें गुना करना है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, आपको पता है ऊंचाई भी a ही के बराबर होगा। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी के सभी a ही के बराबर होती है किसी घन में।
तो ऊंचाई भी ए ही हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए का क्यूब, या लिख सकते हो ए इंटू ए, है ना। तो यही हमारे पास आया किसी भी घन का वॉल्यूम यानी आयतन का फॉर्मूला, ए यानी किनारा इंटू किनारा इंटू किनारा। कोई भी एक किनारा दिया गया है तो उसको आप घन कर दोगे। इतना क्लियर है? सर हाइट को क्यों नहीं लिखा, मतलब समझ में नहीं आया, एक बार एक बार। हाइट लिखा ना, हाइट को भी ए ही लिख दिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है किसी भी घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, किसकी भी बात करो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होती है, एक ही होती है। तो लंबाई को भी ए लिखते हैं, चौड़ाई को भी ए लिखते हैं और ऊंचाई को भी ए लिखते हैं। तो आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई ही किया, ए स्क्वायर आ गया। ऊंचाई को भी ए ही लिख रहे हैं, है ना। तो ए स्क्वायर में ए से गुना किया तो ए क्यूब आ गया। ठीक है, चलिए। तो यही चीज यहाँ पर बताया गया है। किसी भी घन का जो आयतन होता है, घन का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? किनारा गुना किनारा गुना किनारा, या कह सकते हो भुजा गुना भुजा गुना भुजा, है ना। 3 बार भुजा को गुना करेंगे या सीधे सीधे उसका घन कर देंगे, क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो काफी आसान है। क्यूब नाम भी है, देखिए नाम भी क्यूब ही है, घन ही है। तो घन का आयतन निकालने के लिए जितना भी भुजा है उसको घन कर देंगे, ठीक है, क्यूब कर देंगे। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना, काफी आसान। इसका फॉर्मूला तो याद करना बिल्कुल आसान है ना। जिस तरीके से वर्ग का क्षेत्रफल याद किया, कि वर्ग का क्षेत्रफल नाम भी वर्ग है, जो भी भुजा रहती है उसको वर्ग कर देते हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, अगर किसी भी घन का एक किनारा 5 सेंटीमीटर के बराबर है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका वॉल्यूम या आयतन कितना होगा? आप कैसे सोल्व करोगे? आप बोलोगे 5 अगर दिया हुआ है तो आप 5 सेंटीमीटर का क्यूब कर दोगे, और कुछ नहीं करोगे, 5 सेंटीमीटर का क्यूब कर दोगे। तो यहां से आपको मिलेगा 5 गुना 5 गुना 5, और ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हुआ तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। यहां से आपको मिल जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो सीधे सीधे आपको भुजा अगर पता है तो उसका क्यूब कर दोगे और कुछ नहीं करना। ठीक है, काफी जल्दी से आंसर बता सकते हो। ठीक है, चलिए। तो अब क्वेश्चन करते हैं कुछ घन पे आधारित। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। बोला जा रहा है कि घन है, ठीक है, ठोस घन है, इसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, मतलब ए का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर। अब इस घन को 8 भागों में बांटा जाता है, 8 घनों में काटा जाता है, और सभी घनों की, मान लो अगर 8 घन में बांट रहे तो उसके बराबर बराबर आयतन में बांट रहे, बराबर बराबर घनों में बांटा जाता है। तो जो छोटा छोटा घन आएगा हमारे पास, उस छोटे वाले घन की भुजा की लंबाई क्या होगी, उसकी भुजा पूछी जा रही है आपसे। ट्राई कीजिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। मान लो एक बड़ा सा घन है आपके पास, ठीक है, इसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। अब इसको टुकड़े टुकड़ों में आप बांट रहे हो, ठीक है, इस तरीके से आपने इसे बांटा, है ना, कुछ 8 भागों में इसे आपने तोड़ दिया। ठीक है, छोटे छोटे भागों में आपने इसे बांट दिया। अब यहां से मान लो इस तरीके का टोटल 8 भाग बना, ठीक है, टोटल छोटा छोटा 8 भाग बना, और सभी जो घन है, मान लो ये पहला है, ये दूसरा है, तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। इसी तरीके से 8 घनों में ये बटा, ठीक है, 8 भागों में, और ये सभी 8 बराबर बराबर भागों में। ठीक है, तो इसकी भुजा की लंबाई बताइए, इसका जो भुजा छोटा वाला एक घन का भुजा क्या होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। छोटे वाले घन की भुजा पूछी जा रही है। सॉल्व कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधे फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन नहीं है, इसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम करेंगे। तो 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को अगर हम 8 भागों में बांट देते हैं, छोटे छोटे घनों में तोड़ देते हैं, तो छोटे वाले टुकड़े का मतलब एक घन का भुजा पूछा जा रहा है।
ठीक है, कुछ आंसर आ भी गए, वेरी गुड। लेकिन अभी काफी कम आंसर है, ठीक है, अभी आपको समय दिया जा रहा है, अभी आराम से सॉल्व कीजिए। नए घन का कहने का मतलब हुआ जो छोटा छोटा टुकड़ा बना उसकी भुजा की लंबाई पूछी जा रही है, उसकी भुजा कितने सेंटीमीटर की होगी। सर मेरा आंसर तो पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, सोल्व करते हैं तो देखते हैं पॉइंट में आएगा या फिर इनमें से ही आएगा। सर 6 होगा इसका आंसर। ठीक है, देखते हैं। Yes, sir. चलिए, काफी लोगों के आंसर आ गए, 20 सेकंड और रुकते हैं, 20 सेकंड्स और रुकते हैं। सर पॉइंट में आंसर आ रहा है। ठीक है, पॉइंट में दो तरह का आंसर आ रहे हैं, एक तो 6, एक तो पॉइंट में। ऐसे सभी आंसर आ रहे हैं, ठीक है। पोल सेक्शन में कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, कुछ का बी आ रहा है, कुछ का सी आ रहा है और कुछ का डी आ रहा है। काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। और कुछ लोगों का बिल्कुल इससे अलग आंसर आ रहा होगा, है ना। तो जिनका भी आंसर इससे अलग आ रहा है तो चैट सेक्शन में लिख दीजिएगा। 10 सेकंड्स और रुकते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। 10 सेकंड्स और है आपके पास। फाइव सेकंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। चलिए, समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इस क्वेश्चन को एक नए पेज पे ले लिए, ठीक है। चलिए, अब यहां पर बोला जा रहा है एक घन है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर लंबी है। ध्यान से समझिएगा भी, कोई भी चैट में कुछ मत लिखना, ठीक है। कोई भी चैट में कुछ नहीं लिखेगा, ध्यान से सुनिए, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अब भुजा मैं मान लेता हूँ ए के बराबर है, तो ए का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ये बड़े वाले घन की बात की जा रही है, बड़ा वाला घन जो है 12 सेंटीमीटर भुजा है उसका। तो इसका जो आयतन होगा, इसका आयतन क्या होगा। आप बोलोगे इसका आयतन जो होगा सर, इस घन का जो आयतन होगा, आयतन निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, ए का क्यूब कर देते हैं, भुजा का क्यूब कर देते हैं। अब क्यूब करोगे तो ए करोगे, किनारा गुना किनारा गुना किनारा करोगे, तो यहां से ए लिखेंगे, है ना। ए लिखेंगे, तो यहां से आपको मिला 12 इंटू 12 इंटू 12 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, इसको अगर आपने सोल्व किया होगा तो आपको मिलेगा 1728, 1728, है ना। लेकिन इस वाले को मैं अभी नहीं लिख रहा, ठीक है। देखो, कुछ बातें होती है जो आप करोगे तो सही तो होगा, लेकिन कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैं इसको अभी इतना ही पे छोड़ रहा हूँ। 12 इंटू 12 इंटू 12, 1728 आपने लिखा होगा तो कुछ भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। लेकिन मैं यहीं पर लिख के छोड़ दे रहा हूं कि जो भी आयतन होगा, जो वॉल्यूम होगा, वो 12 इंटू 12 इंटू 12 ही होगा, ठीक है। इतना छोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बोलते हो इससे 8 बराबर भागों वाली 8 भागों में बांटा जाता है, घन में काटा जाता है। देखिए, वॉल्यूम कभी नहीं बदलता, कोई भी चीज का आयतन हमेशा कंजर्व रहता है। कंजर्व रहने का मतलब वो नहीं बदलता। मान लो एक ग्लास है, ठीक है। इस ग्लास में 2 लीटर पानी रखी हुई है। कितना पानी रखा है? 2 लीटर पानी रखा हुआ है। इस 2 लीटर पानी को मैं एक दूसरे कंटेनर में, इस तरह के कंटेनर में डाल दिया। अब ऐसा हो गया ये पानी। इस पानी का वॉल्यूम कितना रहेगा ये बताइए, इसका आयतन कितना रहेगा? ये 2 ही लीटर रहेगा या 1 लीटर हो जाएगा? 2 ही लीटर रहेगा ना।
यस सर। तो वो नहीं बदलेगा, वॉल्यूम हमेशा कंजर्व रहता है, बदलता नहीं है। एक आकृति से दूसरे आकृति में जब उसको ढाल देते हो तो कभी नहीं बदलता। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि इसको जब हमने 8 भागों में काटा तो उन 8 भागों को जब मिला देंगे तो उसका वॉल्यूम यही वापस से पुराना वाला आ जाएगा, है ना। तो इसको 8 जब बराबर भागों में बांटेंगे तो उन ये जो 8 भाग है इसी वाले बड़े वाले घन से मिलकर बनी हुई, इसी को कट के बनाया गया है इसको, ठीक है। अब आप कह सकते हो कि अगर पूरे का आयतन इतना है 12 गुना 12 गुना 12, 8 भागों का, तो एक भाग का आयतन क्या होगा, एक छोटे घन का आयतन कितना होगा ये बताइए। एक छोटे घन का आयतन कितना होगा। एक छोटे घन का आयतन को मैं ऐसा लिख सकता हूं या नहीं, ये बताइए। 12 इंटू 12 इंटू 12 बट्टा 8 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। उसको 8 भागों में बांटा ना, तो एक भाग का क्षेत्रफल इतना होगा। इतना क्लियर है। 8 भागों का क्षेत्रफल अगर 12 इंटू 12 इंटू 12, सॉरी आयतन की बात की जा रही है, टोटल आयतन अगर 12 गुना 12 गुना 12 है तो एक भाग का क्षेत्रफल 12 गुना 12 गुना 12 में 8 से भाग दे देंगे। अब इसको आपने कैसे सोल्व किया, देखो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैं इस तरीके से सोल्व कर रहा हूँ। 12 इंटू 12 इंटू 12 और 8 को मैं लिख दे रहा हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 8 को लिख सकते हो आप 2 गुना 2 गुना 2, है ना। 2 गुना 2 4 हो जाएगा, 4 गुना 2 8 हो जाएगा। तो 8 को मैं 2 गुना 2 गुना 2 लिख दी। अब इसको आप कट करो, ठीक है। तो यहां से आपको मिलेगा 2 से 12 कटेगा 6 बार में, ठीक है। फिर इस 2 से 12 कटेगा 6 बार में, फिर इस 2 से 12 कटेगा 6 बार में। यहां से आपको क्या मिल गया, 6 का क्यूब मिल गया। 6 गुना 6 गुना 6, यहां से आपको मिल जाएगा 216। इतना क्लियर है, 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक घन का आयतन इतना मिल गया, 216 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। अब देखिए एक घन का आयतन मान मतलब छोटे वाले घन का आयतन इतना है, तो बस इसकी भुजा ही पूछी जा रही है आपसे। मान लेते हैं इसकी भुजा अगर 1 सेंटीमीटर के बराबर है, मान लो अगर इसकी भुजा 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो इसका आयतन कितना होगा, इसका आयतन x का क्यूब के बराबर होगा, है ना। इसका आयतन x का क्यूब के बराबर होगा। आपको पता है x का क्यूब कर देते हैं आयतन आ जाता है। तो मान लेते हैं कि इस छोटे घन की भुजा जो है वो x के बराबर है ना। भुजा अगर x के बराबर है तो आयतन x क्यूब हो जाएगा, और यही x क्यूब 216 के बराबर है, ठीक है। x क्यूब 216 के बराबर है, और x के क्यूब को आप लिख सकते हो 6 का क्यूब। 216 को आपने लिखा 6 का क्यूब, है ना। अब दोनों ही तरफ क्यूब है, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि x का जो मान होगा वो 6 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इतना क्लियर है। यहां से x का मान 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। इतना क्लियर है तो बताइए, इसमें कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करिए और पूछ लीजिए। यहां तक में कोई डाउट है तो। सर मैंने कुछ अलग करा है, एक बार देख लो। ठीक है, आपने अलग कुछ नहीं किया होगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए, इसमें आपने यही किया होगा कि यह कैलकुलेशन आपने कर दिया होगा 1728, ठीक है। 1728 को आपने 8 से भाग दिया होगा, तो फिर आपको 216 ही मिला होगा, और कुछ नहीं मिला होगा, 216 ही मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही किया ना, यस सर। ठीक है। तो 216 ही मिलेगा, बस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इस तरीके से किया है। अच्छा माइक बंद रखना है, चलिए माइक बंद कीजिए, ठीक है। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इस तरीके से किया गया, इससे आपको दिख रहा होगा कैलकुलेशन काफी आसान हो गई, है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं x का मान 6 सेंटीमीटर, मतलब छोटे वाले घन की जो भुजा होगी वो 6 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर था। ये क्लियर है सभी का। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, एक टंकी दिया गया है, इसकी धारिता दी गई है, ठीक है। इस धारिता कहने का मतलब इसमें 64,000 लीटर पानी आ सकती है। तो इस टंकी की ऊंचाई पूछी जा रही है। बोला जा रहा है कि टंकी कैसा है, क्यूब के आकृति का है, घन के आकृति का है ना, क्यूब की आकृति की। तो इसकी ऊंचाई बताइए, है ना। तो ऊंचाई को आपने अगर a मान लिया, है ना, ऊंचाई को आपने अगर a मान लिया, तो इसकी लंबाई भी a के बराबर हो जाएगी और चौड़ाई भी a के बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यह घन है ना, घन के आकृति का टंकी है। तो आप बताइए इसका ऊंचाई कितना होगा। धारिता दिया गया है, टंकी की ऊंचाई पूछी जा रही है। देखो धारिता लीटर में दिया गया है, जबकि सभी ऑप्शन को देखिएगा तो आपको मीटर में दिखेगा। ऊंचाई आपको मीटर में बताना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले 64,000 लीटर को मीटर क्यूब में बदल दोगे, है ना।
तो आप क्या करोगे, 64,000 लीटर को मीटर क्यूब में बदल दोगे। मीटर क्यूब में बदलिए, यहां से आपको पता चल जाएगा इस घन का आयतन कितना है ना। फिर वहां से आपको इसकी भुजा भुजा निकाल दो या फिर ऊंचाई, क्योंकि आपको पता है इस घन का जो भी भुजा होगा या जो भी किनारा होगा वही उसकी लंबाई भी होगी, वही उसकी चौड़ाई भी होगी, वही उसकी ऊंचाई भी होगी। तो या तो आपसे लंबाई पूछे, चौड़ाई पूछे, ऊंचाई पूछे, सभी आपस में बराबर होते हैं। तो सभी आपस में बराबर होंगे, कुछ भी आप निकालो आंसर वही होगा। देखिए क्या होगा। ट्राई कीजिए। ठीक है, काफी लोगों के आंसर आ गए, वेरी गुड। चौसठ हजार लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है। चलिए 20 सेकेंड्स और रुकेंगे, फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 20 सेकेंड और रुकते हैं। अगर आप इसको लीटर से मीटर क्यूब में बदल दोगे तो काफी आसान हो जाएगा क्वेश्चन। 15 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड और है। 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड्स और 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। चलिए अब समझते हैं। देखिए यहां पर सीधे सीधे ये बोला गया है, एक घनाकार टंकी का आयतन दिया गया, सॉरी धारिता दी गई है ना, धारिता दिया गया है 64,000 लीटर, है ना। अब 64,000 लीटर अगर धारिता दिया गया है, अब अगर सभी ऑप्शंस को देखोगे तो ऑप्शन सभी मीटर में दिया गया है ना, सभी मीटर में दी गई है। तो आप क्या करोगे, ऊंचाई निकालने के लिए इस धारिता को मीटर क्यूब में बदलोगे, है ना। धारिता की इकाई से आयतन की इकाई में बदल दोगे तो आप कहोगे सर 1,000 लीटर, है ना, 1,000 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो 1,000 लीटर अगर 1 मीटर क्यूब के बराबर है तो 64,000 लीटर कितने मीटर क्यूब के बराबर होगा, 64,000 लीटर क्यूब 64 मीटर क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, 64,000 लीटर 64 मीटर क्यूब के बराबर होगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। यहां तक समझ में आया। 1,000 लीटर अगर 1 मीटर क्यूब के बराबर है, 64,000 लीटर 64 मीटर क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, अब यहां से हमें पता चल गया कि टंकी का आयतन 64 मीटर क्यूब है। अब मान लेते हैं कि इसकी जो भी लंबाई है ये ए के बराबर है, चौड़ाई भी ए हो जाएगी और ऊंचाई भी ए के बराबर हो जाएगी।
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही ए के बराबर होगी क्योंकि ये घन है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। तो इसका आयतन क्या होगा, इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, अगर मान लो इसकी लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई ए के बराबर है तो 64 मीटर क्यूब ही ए क्यूब के बराबर होगा। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 के बराबर है तो 64 मीटर क्यूब ए क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं ए का क्यूब 64 के बराबर है। 64 किस नंबर का क्यूब है, तो 64 को आप लिख सकते हो 4 गुना 4 गुना 4, 4 गुना 4 गुना 4, यानी 4 गुना 4 करोगे 16 मिलेगा, 16 गुना 4 करोगे 64 मिलेगा। अगर सीधे सीधे याद है तब तो इस तरीके से कर सकते हैं, मान लो अगर नहीं याद है ना, तो यहां से हम कहेंगे ए क्यूब का मान 4 का क्यूब, यहां से ए 4 आ गई। मान लो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 64 किस नंबर का क्यूब है, तो आप क्या करोगे, 64 को फैक्टराइज कर दोगे, है ना। 64 को मान लो आपने फैक्टराइज किया, 64 को फैक्टराइज करोगे आपको क्या मिलेगा, मान लो आपने 2 से भाग लगाया तो आपको 32 बार में इकट्ठे दिखेगा, फिर 2 से करोगे तो ये 16 बार में कटेगा, फिर 2 से करोगे तो आपको कटेगा 8 बार में, फिर 2 से करोगे तो ये 4 बार में, फिर से 2 करोगे तो ये 2 बार में, और 2 करोगे तो 1 बार में। या देखो कितने बार 2 आया है, तो 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये सारी चीजों को मिटा रहा हूं, है ना, यहां से आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ए का जो क्यूब है इसको आप लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 6 बार 2 लिखेंगे। यहां से ए का मान क्या आएगा, ए का मान इस तरीके से लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, ये 6 बार लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखो ये 3 जब हट रहा है तो इस बार वर्ग नहीं है, ये क्यूबिक रूट आता है, घनमूल आता है ना, क्यूबिक रूट 3, यहाँ पर 3 लिखा हुआ रहेगा। अब 3 लिखने का मतलब ये हुआ कि कोई नंबर अगर 3 बार है अंदर, 1 बार बाहर आएगा, फिर यहाँ पर 3 बार है तो 1 बार बाहर आएगा, तो यहां से हमारा आ रहा है 4 मीटर, है ना। तो ये घनमूल है, वर्गमूल नहीं था। अगर हम वर्गमूल की बात कर रहे थे अगर इस तरीके से, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा रहता है, तो यहाँ पर 2 रहता है छुपा हुआ, है ना, तो 2 नंबर रहता है तो 1 बार बाहर आता था। अगर 3 लिखा हुआ है तो 3 नंबर अगर रहेगा 1 बार, तो 3 नंबर अगर गुना में रहेगा तो 1 बार बाहर आ जाएगा। तो यहां से हमारा आ रहा है 4 मीटर, है ना। तो ये ए का मान 4 मीटर, इसका मतलब क्या हुआ, इस टंकी की ऊंचाई 4 मीटर है ना। ये क्लियर है सभी को, ये समझ में आया तो बताइए, इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। इसमें कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी घन का आयतन कैलकुलेट करने के लिए कुछ बातें क्यूब आपको 1 से 10 तक याद होने चाहिए। तो एक बार मैं जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 1 का घन होता है 1, ये 1 का क्यूब 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 नहीं कहना है, 8 का हो गया, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। ये सभी चीज आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इधर लिख दे रहा हूँ, 6 का क्यूब 216 के बराबर होता है। 7 का क्यूब 343 यानी 343 होता है। 8 का क्यूब 512 होता है। 9 का क्यूब 729 होता है। और 10 का क्यूब तो काफी आसान है, आप सभी को पता है 1000 होता है। तो इतने मान कम से कम आपको याद कर लेने। इससे फायदा ये होगा कि मान लो कभी आपको घन का आयतन दिया गया 343 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहां से आपको सीधे पता चल जाएगा कि 7 का घन 343 होता है, तो घन का जो भुजा होगा वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को। हाँ, होमवर्क अब नोट करेंगे। तो अभी आज का होमवर्क है आपके पास एक्सरसाइज 8.1, 9.1, 9.2, 10.1 और 10.2, इतने होमवर्क है आज के, ठीक है।